कंपनी अधिनियम के पार्षद सीमा नियम में हम पार्षद सीमा नियम की विषय वस्तु का अध्ययन कर रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक महत्वपूर्ण और आधारभूत प्रलेख होता है और इस सीमा नियम में 7 वाक्य होते हैं जिनको हम खंड भी कहते हैं, क्लोज कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 से पहले इसमें 6 क्लोज हुआ करते थे। 2013 के बाद एक व्यक्ति कंपनी के निर्माण के कंसेप्ट विचारधारा को स्वीकार करने के बाद में एक क्लोज और उसमें जुड़ गया, नामांकित व्यक्ति खंड। अब हम थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि कंपनी के इस क्लोज जो है, ये खंड हैं, ये 6-7 खंड हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। कंपनी अधिनियम के अनुसार इसके लिए क्या क्या गाइडलाइन जारी की गई हैं, क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या नियम हैं, इनकी अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। पहला है कंपनी का नाम या नाम खंड। कंपनी के सीमा नियम के प्रथम खंड को नाम खंड के नाम से जाना जाता है। इस खंड में कंपनी का नाम लिखा जाता है। सीमा नियम में कंपनी का वही नाम लिखा जाना चाहिए जो रजिस्ट्रार द्वारा कंपनी के पंजीयन के लिए आरक्षित किया गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी की स्थापना में हम ये चर्चा कर चुके हैं कि कंपनी अपने नाम का निर्धारण करती है और उस नाम का आरक्षण कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक आवेदन देकर के निर्धारित शुल्क के साथ इसका आरक्षण करवा लिया जाता है। वो आरक्षण 6 महीने तक वैलिड रहता है। तो यहाँ पर नाम खंड में उस नाम का जो आरक्षण किया गया है वो इसमें लिखा जाता है। कंपनी का नाम भी महत्वपूर्ण है। यह कंपनी के स्वतंत्र व्यक्तित्व की पहचान कराता है तथा कंपनी के प्रत्येक अस्तित्व का प्रमाण होता है। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी को अपने सीमा नियम में अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द या प्राइवेट लिमिटेड शब्द अवश्य लिखा जाना चाहिए। यदि कोई कंपनी धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए सम्मिलित करवाई गई है तो उसे अपने नाम के साथ इन शब्दों को जोड़ने या लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। नाम आरक्षण के संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं। मैंने सीपीसी बताया था, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन कार्यालय, केंद्रीय पंजीयन केंद्र, सीआरसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, केंद्रीय पंजीयन केंद्र के यहाँ आजकल कंपनी के पंजीयन का कार्य होता है। वहीं पे कंपनी नाम का रजिस्ट्रेशन होता है। उस रजिस्ट्रार के पास कंपनी के नाम का आरक्षण करवा लेने के बाद में उसी नाम का यहाँ पर कंपनी के खंड में जो है उल्लेख किया जाता है। इसका INS-1 फॉर्म होता है जिसमें कंपनी रजिस्ट्रार को भर करके देना होता है नाम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार नाम के आरक्षण हेतु आवेदन फार्म में निर्धारित शुल्क भी लगाना होता है। केंद्रीय पंजीयन केंद्र द्वारा रजिस्ट्रार इस आवेदन को स्वीकार या निरस्त भी कर सकता है। आवेदन प्राप्त करने के पश्चात केंद्रीय पंजीयन केंद्र का रजिस्ट्रार आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं एवं प्रलेखों के आधार पर कंपनी के लिए उस नाम को आरक्षित कर देगा। यह आरक्षण आवेदन की तिथि के 60 दिनों के लिए होगा। 60 दिनों तक अगर कंपनी इस आरक्षण का नाम का इस्तेमाल नहीं करती है तो ये आरक्षण जो है वो कंपनी किसी और को यह आरक्षण मान्य नहीं होगा और कंपनी ये नाम किसी अन्य को भी प्रदान कर सकती है, किसी अन्य के लिए भी आरक्षण कर सकती है। आवेदनकर्ता उस आरक्षित नाम से कंपनी का पंजीयन कराने का हकदार होता है। उसका हक उसके नाम के आरक्षण के आवेदन के 60 दिनों तक बना रहता है। यदि किसी ने गलत सूचनाओं के आधार पर कंपनी के नाम का आरक्षण करवा लिया जाता है और उसके बाद ये ज्ञात होता है कि कंपनी के नाम के आरक्षण हेतु गलत सूचनाएं प्रस्तुत की गई हैं तथा आरक्षण गलत सूचनाओं के आधार पर हो गया, तो ऐसी दशा में
क्या परिणाम हो सकते हैं, उसमें एक है समामेलन या पंजीयन नहीं हुआ तो कंपनी के नाम के आरक्षण को निरस्त कर दिया जाएगा। अब इसको ध्यान से समझने की बात है। क्या है, कंपनी का पंजीयन नहीं हुआ है तो आरक्षण निरस्त होगा। मैंने आपको पहले बताया था कि कंपनी का पंजीयन एक बार हो जाता है तो अगर गलती भी कहीं होती है तो भी वह मान्य है या अकाट्य प्रमाण माना जाएगा, फिर कंपनी का समापन अन्य तरीके से किया जाएगा। लेकिन यदि पंजीयन नहीं हुआ होता है तब तक ही यह आरक्षण को निरस्त करने का अधिकार होता है। इस साथ देखिए, आरक्षण हेतु जो ये आवेदन करता है उसमें 1 लाख रुपये तक का अर्थदंड भी दिया जा सकता है। यदि कंपनी गलत सूचनाओं के आधार पर आरक्षित नाम से समावित हो गया है तो रजिस्ट्रार 2 कदम उठा सकता है। साधारण संकल्प पारित कर 3 माह के भीतर कंपनी के नाम में परिवर्तन करने को कंपनी को कहेगा और उसके बाद में कंपनियों के रजिस्टर में से कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा और कंपनी के समापन हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकता है। परंतु रजिस्ट्रार को इन कदमों को उठाने से पूर्व कंपनी को सुनवाई का एक मौका अवश्य देना चाहिए। ये तो था नाम गलत सूचनाओं के आधार पर आरक्षण हो जाता है तब। नाम के चयन के संबंध में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं, उन प्रावधान की पालना भी कंपनी के पंजीयनकर्ताओं को करना होता है। यानी कुछ गाइडलाइन है जो नाम के लिए, उसमें पहली है समरूप या एक ही नाम या किसी नाम के सदृश या समान नाम का आरक्षण नहीं कराया जा सकता है। यदि कंपनी का नाम किसी अन्य विद्यमान कंपनी के नाम के समरूप है या जैसा वैसा है अथवा मिलता जुलता है तो एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कब कोई नाम स्वरूप या मिलता जुलता है। यानी गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि कौन सा नाम मिलता जुलता हो सकता है और कौन सा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने नाम का आरक्षण जब करवाना चाहती है तो उस नाम के चयन में इस बात का ख्याल रहे कि वर्तमान कोई कंपनी के नाम से मिलता जुलता, समरूप या इस तरह का कोई नाम नहीं रखा जाए। उसके बाद नाम का उपयोग करना अपराध नहीं बनता है। कंपनी का नाम कोई ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उस नाम का उपयोग करना देश के किसी कानून के अधीन अपराध की श्रेणी में आता हो। एमसीए की जो गाइडलाइन है, अधिसूचित जो नियम है, उसमें भी स्पष्ट किया गया है कि इस नाम का उपयोग करना अपराध की श्रेणी में आता है। जैसे यदि उस नाम का उपयोग करने से प्रतीक या नाम रोकथाम अनुचित प्रयोग अधिनियम, एक एम्बलम एंड नेम प्रोविजन एंड इम्प्रोवर यूज एक्ट 1950 बना हुआ है, उसके प्रावधानों का उल्लंघन होता हो तो यह अपराधी श्रेणी में आएगा। यदि वह नाम किसी पंजीकृत ट्रेडमार्क से सम्मिलित है और उसके स्वामी से उनके उपयोग की अनुमति नहीं दी गई तो भी अपराधी श्रेणी में आएगा। यदि उस नाम में कोई ऐसा शब्द हो ऐसे शब्द सम्मिलित हो जो जनता के किसी वर्ग के लिए अपमानजनक या आपत्तिजनक हो, यदि ये चीज़ें हैं तो कंपनी के नाम का उपयोग जो है वो अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके अलावा अवांछनीय नाम भी नहीं होना चाहिए। अवांछनीय नाम कौन सा होगा? केंद्र सरकार की राय में अवांछनीय नाम जो है वो सरकार ने जो अधिसूचित नियमों के द्वारा स्पष्ट कर दिया है, उन नियमों के विरुद्ध कोई भी नाम या उनकी गाइडलाइन के अतिरिक्त कोई नाम है तो अवांछनीय श्रेणी में आएगा। सरकार के संरक्षण का आभास कराने वाला नाम नहीं होना चाहिए। किसी नाम से ऐसा आभास होता हो कि किसी कंपनी को सरकार या सरकारी प्राधिकरण या संस्था को संरक्षण प्राप्त हो, ऐसा नाम भी कंपनी नहीं रख सकती। इसके अलावा कंपनी के नाम में ऐसा या ऐसे शब्द भी नहीं होने चाहिए जिनके उपयोग से पूर्व केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यक हो। यानी केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता है तो आप केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के उस शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। ये नियम कुछ इस तरह के एमसीए के नियम बने हुए हैं जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से हैं कि किस प्रकार से नाम का उपयोग किया जाना चाहिए। ये तो था नाम के बारे में कुछ बातें। अब दूसरा जो क्लॉज है पार्षद सीमा नियम का, वो है पंजीकृत कार्यालय
इसको स्थान वाक्य भी कहते हैं, स्थान खंड भी कह सकते हैं, या पंजीकृत कार्यालय खंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। सीमा नियम का दूसरा खंड ये है, इसमें कंपनी का स्थान, स्थिति, निवास स्थान के नाम से जाना जाता है। सीमा नियम के इस खंड में उन राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। पार्षद सीमा नियम में या तो तय कर लिया है नाम, तब तो कोई दिक्कत नहीं, फिक्स एड्रेस हो जाएगा, पता हो जाएगा। यदि कोई स्थायी पता अभी तक कंपनी के कार्यालय का नहीं रखा है तो कम से कम उस राज्य का नाम पार्षद सीमा नियम में अवश्य लिखा जाना चाहिए जहाँ पर कंपनी अपना कारोबार करेगी। कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदक को पत्राचार पत्र व्यवहार के लिए पते की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है ताकि कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना होने तक कंपनी के साथ पत्र व्यवहार किया जा सके। इस पते की सूचना उस रजिस्ट्रार को भेजी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना की जानी है। इसके अलावा देखिए, पंजीकृत कार्यालय एवं उसका प्रमाणन वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक कंपनी का अपने समावेशन के 15वें दिन से ही एक पंजीकृत कार्यालय होगा जो कि फिक्स कर लिया जाएगा। पहले तो राज्य का नाम लिखा है, अब आपको 15 दिन से इसका पंजीकृत कार्यालय बना लिया जाएगा। यह कार्य कंपनी को भेजे गए सभी प्रकार के संदेशों एवं नोटिसों को प्राप्त करने एवं उसकी प्राप्ति की रसीद देने में सक्षम माना जाएगा। प्रत्येक कंपनी अपने समावेशन के 30 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। प्रमाणन की रीति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी, किस प्रकार से किया जाएगा। वैसे एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन के लिए INC 22 में एक निर्धारित शुल्क के साथ एक फाइल करनी होती है। यह प्रमाणन के साथ निम्नलिखित कोई एक प्रलेख प्रस्तुत किया जाएगा। वेरिफिकेशन कैसे होगा? पंजीकृत कार्यालय के भवन के स्वामित्व का कंपनी के नाम से पंजीकृत प्रलेख, यदि भवन किराए का है तो किरायानामा, लीज डीड एवं उसके साथ अधिकतम 1 माह पुराने किए के भुगतान की रसीद। भवन के स्वामी अथवा उसके अधिकृत अधिभोक्ता, जो ऑक्युपेंट कहते हैं, द्वारा उस भवन को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में प्रयोग करने का अधिकार पत्र तथा स्वामी एवं अधिभोक्ता के स्वत्व या अधिभोक्ता अधिकार का प्रमाण। और एक प्रमाणन के लिए होता है टेलीफोन, गैस, विद्युत आदि जैसी किसी उपयोगी सेवा के साक्ष्य का प्रमाण जिसमें भवन के स्वामी या अधिभोक्ता के नाम एवं भवन के पते का उल्लेख हो। ऐसा प्रमाण 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपनी ने कार्यालय बनाया है वह इस प्रकार से वेरीफाई होना चाहिए कि कौन तो उसका स्वामी है, वो स्वामी है, इसका कोई प्रमाण वह स्वामी प्रस्तुत करेगा, और उन कंपनी और उस व्यक्ति के बीच में उस भवन को किराए पर देने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा ताकि ये निश्चित किया जा सके कि ये वास्तव में भवन जिसने किराए पर दिया है वह उसी का ही है। यहाँ ये और ध्यान रखने की बात है कि सभी प्रलेख तभी भी रजिस्ट्रार कार्यालय के प्रमाण हेतु प्रस्तुत करने पड़ते हैं जब कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन कर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए। मतलब जब भी कंपनी अपना कार्यालय स्थापित करती है या स्थानांतरित करती है तो उसी समय कंपनी को उस कार्यालय के वास्तविक स्वामी के स्वामित्व होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ताकि कोई गलत कार्य ना हो जाए। अब आता है कंपनी ने यदि नाम, कंपनी ने स्थान या पंजीकृत कार्यालय स्थापित कर लिया है यानी पता निश्चित हो गया है तो कंपनी क्या करती है? प्रत्येक कंपनी अपने नाम या पंजीकृत कार्यालय के पते को अपने कार्यालय अथवा कारोबार के स्थान के बाहर विशिष्ट स्थिति में सुस्पष्ट भाषा में पेंट से लिखेगी या टांगेगी या चिपकाएगी, जैसा भी हो। यदि उसमें उपयोग की गई भाषा उस बस्ती में सामान्यतः उपयोग में नहीं आती है तो उस बस्ती या क्षेत्र की सामान्य उपयोग की भाषा से भी पेंट या कराना या टांगा जाना या चिपकाया जाना जरूरी है। कंपनी अपने सुस्पष्ट शब्दों में अपनी सील यदि कोई हो
तो उस पर भी उत्कीर्ण करें, यानी कंपनी अपने नाम की सील रजिस्टर पते की सील भी बनवाएगी। कंपनी ने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते, अपनी विभागीय पहचान क्रमांक, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट आदि पता हो वो उसमें भी इस ही स्थान का उपयोग करेगी। इसके अलावा व्यवसायिक बिलों की शीर्षक, पत्रों की शीर्षक, पत्र व्यवहार के कागज आदि सभी सूचना एवं अन्य अधिकृत प्रकाशनों पर भी इसको छपवाएगी। कंपनी अपने वचन पत्रों, हुंडियों, विनिमय पत्रों पर भी यही छपवाएगी। कंपनी अपने सभी प्रलेखों पर अपना नाम छपवाएगी जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखने की, यदि किसी कंपनी ने अपने 2 वर्षों में अपने नामों में परिवर्तन किया है तो वह कंपनी नाम के साथ सील पर नाम के अतिरिक्त पहले वाले उस नाम या उस नामों का उल्लेख करेगी जो पिछले 2 वर्षों में परिवर्तित किए गए। यानी 2 वर्ष तक के जो भी नाम उसने पहले उपयोग किए हैं तो उनका भी उल्लेख कंपनी को करना होगा। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी को अपने नाम के नीचे कोष्ठक में एक व्यक्ति कंपनी अथवा 1 पर्सन कंपनी शब्द भी उस सभी जगहों पर लिखने होंगे जहां कहीं भी कंपनी के नाम का लिखा जाना, पेंट किया हुआ या मुद्रित किया जाएगा। ये संशोधन 2015 में किया गया। इसकी पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। यानी एक व्यक्ति कंपनी में सभी जगह पर नाम के साथ 1 पर्सन कंपनी का उल्लेख आवश्यक होगा। ऐसा न करने पर दंड का प्रावधान भी किया गया है। यदि नाम या पंजीकृत कार्यालय के पते में प्रकाश संबंधी किसी भी प्रावधान के पालन में त्रुटि होती है तो कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी 1000 रुपये प्रतिदिन का दंड का भागी होगा। जब तक त्रुटि जारी रहती है इसमें अधिकतम 1 लाख रुपये तक का दंड भी दिया जा सकता है। अब देखिए ये उपयोगी क्यों है, ऐसा क्यों किया जाता है? ये इसलिए ज़रूरी है कि कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण किया जा सके। यह स्थान कानूनी रूप से कंपनी को प्रेषित संदेशों, नोटिसों को विधिवत्ता या विधिक क्षेत्र आदि निर्धारण करने के लिए भी यह आवश्यक है कि कंपनी का स्थान कहाँ पर है। कार्यालय की स्थापना कंपनी रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित करती है कि भाई ये कौन से रजिस्ट्रार के अंतर्गत ये कंपनी का कार्यालय संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा वास्तविक व्यापार का स्थान भी कंपनी के कार्यालय को माना जाता है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पत्र व्यवहार कर सकता है या कंपनी से व्यवहार कर सकता है। इसके अलावा न्यायालय क्षेत्र, पुलिस क्षेत्र, थाना क्षेत्र आदि का निर्धारण भी इस कार्यालय की नाम वाक्य या नामकरण से ही पता चलती है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि कंपनी देशी है विदेशी, इसका निर्धारण इसी से चलता है। सदस्यों तथा जनता के अवलोकन हेतु कंपनी रजिस्ट्रार और कंपनी का रजिस्टर था अन्य आवश्यक प्रलेख जो कि मैंने बताया था आपको कि कंपनी के सार्वजनिक प्रलेख होते हैं, सार्वजनिक कंपनी के वो प्रलेख कोई व्यक्ति देख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, उसकी प्रति ले सकता है। तो इन सब के लिए वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? कंपनी के पंजीकृत कार्यालय। इसलिए पंजीकृत कार्यालय का एक निश्चित स्थान होना आवश्यक है। इससे आगे अपन कंपनी के अन्य वाक्यों का अध्ययन नेक्स्ट व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।